हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशंस देखा था। आज हम इस क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहे थे, पहले क्वेश्चंस पढ़ो, 2 बार क्वेश्चंस को पढ़ो, लैंग्वेज समझ में आ गई, डायग्राम बनने के बाद काम खत्म है आपका। ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान से देखो, बारीकी से देखना इसको कि ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक कोई पतंग है जो ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, फ्लाइंग कर रही है। द स्टेयरिंग अटैच्ड, स्टेयरिंग का मतलब डोरी होती है, डोरी से ही तो उड़ेगी। और एक बात ध्यान रखना, डोरी हमेशा कभी सीधी नहीं होती, हमेशा ऐसे देखो तिरछी जाती है, ऐसे जाती है ना, ऐसे तिरछी जाती है। ठीक है, द स्टेयरिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और डोरी को किसी पॉइंट पे, ग्राउंड पे क्या है, बांध दिया गया है। इंक्लिनेशन ऑफ द स्टीयरिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और जो डोरी बांधी गई है, जो डोरी है, वो डोरी के साथ जो झुकाव है ग्राउंड के साथ, वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टीयरिंग। जो स्टीयरिंग है मतलब डोरी है जो पतंग की, उसकी क्या फाइंड करनी है आपको, लेंथ मतलब लंबाई याद करनी है। स्टीयरिंग एज्यूमिंग, मान लीजिए कि देयर इज नो स्लेक। आप एक इस वर्ड के ऊपर थोड़ा गौर करना। स्लेक का मतलब होता है ढील नहीं होनी चाहिए, एकदम डोरी तनी हुई होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि डोरी ऐसे ऐसे पतंग उड़ेगी, हवा में उड़ेगी, डोरी एकदम सीधी होगी ना, एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन में होगी, एकदम तनी हुई होनी चाहिए, बीच में कहीं पर भी ढील नहीं होनी चाहिए। स्लेक का मतलब होता है कोई भी ढील नहीं होनी चाहिए। डायग्राम बनाते हैं, समझना। देखो, पहले काम करते हैं कि हल्की सी एक पतंग बना लेते हैं। देखो, काइट बना लेते हैं कि ये एक आपकी काइट है और ये काइट ग्राउंड से 60 मीटर की लेंथ से ऊपर यहां पर हाइट पे उड़ रही, फ्लाइंग कर रही है। ये आपका ग्राउंड है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। अब ग्राउंड के साथ ये है, यहां आपने एक पॉइंट लिया सी, और ये पतंग की डोरी यहां होगी। इस डोरी को यहां अटैच कर देते हैं, बांध दिया हमने यहां, ठीक है। और ये यहां पर ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है, 60 डिग्री का। गलती ये करते हैं बच्चे, ये फाइंड कर लेते हैं डोरी की लेंथ, ये तो ग्राउंड है। आप सपोज छत के ऊपर ऐसे खड़े हो, आपने ऐसे पतंग उड़ा रहे हो ऐसे, तो पतंग हाइट पे ऐसे होगी क्योंकि जमीन से ऐसे होगी, लेकिन वो जो हाइट आएगी, जो लेंथ आएगी डोरी की, वो यहां से ऐसे आएगी। ठीक है, तो एक्चुअल में आपको ये फाइंड करना लेंथ, ठीक है। और इस लेंथ को मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये x मीटर। कितनी लेंथ कर ली हमने, x मीटर। बात समझ में आई या नहीं, ये ध्यान रखना। ये डायग्राम बन गया। डायग्राम बनने का सिंपल सा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि ये रहा। देखो, एक बात आपको पता है कि ये थीटा है, कि थीटा के जस्ट सामने ये तो होगा परपेंडिकुलर, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल सा। और ये होगा आपका हाइपोटेनियस, और जो बच गया बेचारा वैसे भी क्या है, बेस। और आपको ट्रिक पता है कि पाकिस्तान भूखा, क्या लिखवाई थी, बोलो, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। और ये ट्रिक याद है तो काम तो आपका वैसे भी हो गया। ठीक है, ये डायग्राम बन गया। कुछ बातें लेट करते हैं, काम हो जाएगा आपका। देखो कैसे, एंगल ऑफ एलिवेशन ही बना, ग्राउंड बना, ऊपर देख रहे हो काइट को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, इस बात का ध्यान रखें। या एलिवेशन कहीं आई ही नहीं, ठीक है। ये आपकी काइट उड़ रही है, समझ आना। आप लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ स्टीयरिंग ऑफ द काइट। जो काइट की स्टीयरिंग है उसकी क्या फाइंड करते हैं, ये इतने लिख दो, स्टीयरिंग लिख दो, इतना बहुत है। और इसको आपने एस सी बोला, क्या बोला, एस सी। देखो नाम क्या है, ए सी है, और ये आपने लेट किया एक्स मीटर। डाउट कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हाइट पे कितनी है, ये कितना, ए बी कितना, ए बी आपके पास है 60 मीटर। ए बी कितना है, 60 मीटर। हाइट ऑफ दी ग्राउंड से जो काइट की लिखा है मैंने, देखो, हाइट ऑफ द 60 मीटर अबव द ग्राउंड। जो काइट उड़ रही है वो ग्राउंड से कितने मीटर की लेंथ पे उड़ रही है, 60 मीटर, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको आप थीटा बोलेंगे, वो आपको गिवन है कितना, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। अब राइट एंगल ट्राइंगल लेना, इजी वे में काम हो जाएगा। कैसे, देखो, आप लिखेंगे इन राइट एंगल्ड
ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल लेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। मैं आपने क्वेश्चन 4 करवाएं और एक बात हर बार बोलिए, जो फाइंड करना उसको ऊपर रखना है, जो गिवन है उसको नीचे रखना। ये बात अगर आपके समझ में आ गई फिर कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। इस बार फाइंड क्या करना है? इस बार फाइंड करना हाइपोटेनियस, और गिवन क्या है? परपेंडिकुलर। तो समझना बेटा, हाइपोटेनियस है गिवन, सॉरी फाइंड करना है, और परपेंडिकुलर क्या है? गिवन। हाइपोटेनियस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर गिवन है। और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, देखो ये p अपॉन h है जो साइन थीटा होता है, बट h अपॉन p क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। इस बात का ध्यान रखना। खूब सारे ऐसे हैं मेरे जैसे टीचर ऐसा लेते हैं, लेकिन कोई ये अपॉन ये लेते हैं, आप ले सकते हो, आप p अपॉन h भी ले सकते हो, p अपॉन h। मैं इसीलिए ऐसा नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चंस कर रहा हूं हर बार मैं ये बोल रहा हूं, जो फाइंड करना है उसको ऊपर रखें, जो गिवन है उसको नीचे रखें। ये बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो एक दिमाग रख लो हर बार ऊपर नीचे का, वरना कंफ्यूजन रहेगा। आप किसी को ऊपर ले सकते हो, आप किसी को नीचे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएंगे। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, एज ए टीज आंसर आएंगे, ध्यान रखना। आप अगर यहां से p अपॉन h करते तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता? साइन थीटा होता। वहां कोसेक थीटा की जगह क्या था? साइन थीटा। बट हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर रहती है, कोसेक थीटा आ गया, फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है? तो करते हैं काम। देखो कोसेक थीटा यहां से आएगा आपके पास, कोसेक थीटा माने तो कितना? 60 डिग्री। थीटा कितना? 60 डिग्री इक्वल हाइपोटेनियस ले लेते हैं x, या एक बार लिखते हैं ऐसे ही है, चलो हाइपोटेनियस ये x लिख दो, एक बार x ही लिख दो। हाइपोटेनियस x है और परपेंडिकुलर कितना है? 60। परपेंडिकुलर कितना हो गया? 60। ये 60 है, ध्यान रखना, दे रखा आपको। कोसेक 60 कितना होता है? कोसेक 60 कितना होता है? इस बात का ध्यान रखें कि साइन 60 होता है √3/2। साइन 60 कितना होता है? √3/2। और कोसेक थीटा साइन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल होता है तो 2/√3 हो जाएगा 60 डिग्री, ध्यान रखना। तो यहां से आएगा 2/√3 और इक्वल में आएगा x/60। x अपॉन कितना आएगा? 60। बोलो साहब हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो, इसको इससे करो, √3 को x से करवाओगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी √3x इक्वल में 60 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू बनेगी 120। कितनी बनेगी? 120। यहां से जब x फाइंड करेंगे तो 120/√3। और आपने हर बार सीखा जब भी √2, √3, √5 कुछ ऐसा नीचे आएगा, हर बार √2 और √3 आ रहा है तो हम क्या करेंगे? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे, रूट वाले अपॉन को हटाना आपको, ठीक है? तो आप लिखेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो रेशनलाइज करते हैं सब। x इक्वल 120/√3 मल्टीप्लाई √3/√3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाना, ठीक है? तो होगा क्या? देखो ऊपर तो सेम वैल्यू बनेगी, 120 को √3 से करोगे तो 120/√3, √3 को √3 से कितने बन जाएगा? ये 3 बनेगा। कितना बनेगा? 3। और 3 का डिवाइड इसमें कितने टाइम्स? 40 टाइम्स। तो यहां से x की वैल्यू आएगी आपके पास 40√3 मीटर। कितनी वैल्यू आएगी x की? 40√3 मीटर। और ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या बन गया? रिजल्ट बन गया। और ये इसका क्या है आपके पास? आंसर। 3 का डिवाइड करोगे ना तो आ जाएगा। तो आप लिखेंगे सो लेंथ ऑफ दी स्टेयरिंग इज 40√3 मीटर। डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होना, सिंपल सी चीजें। देखो मेन है सब खेल इसका, ये डायग्राम बन गया, कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, ये बात ध्यान रखना। और ये डायग्राम कहां से बनेगा? ऐसे कोई जादू तो होगा नहीं आपके सामने, है ना? ऐसे नहीं हो आगे मत की डायग्राम बन गया, डायग्राम बना हुआ नहीं आता। एक आधा क्वेश्चन छोटा जब आएगा बोर्ड के पेपर में आ सकता सीधा डायग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ, या x दे x की वैल्यू, तो वो तो सीधा सिंपल सा बन रहा है। बट ये मेन काम है, ध्यान रखना। ये वाला, ये जो 3 लाइनें मैंने लिखी है एनसीईआरटी में आपके सामने 2 या 3 लाइनों में लिखा है, इन लाइनों को समझकर आपने जब ये बनाया तो ये काम सिंपल है, ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल है, प्रॉब्लम आएगी भी नहीं आपको। ये है मेन,
ये जो मैं ये लिख रहा हूं कि कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3 लिखी, ये हमने चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीख रखी है, अगर आपको याद है तब समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, कितनी बार बोल चुका हूं मैं आपको, ये काम समझने लायक अभी नहीं है, ये समझा चुका हूं मैं आपको वहां चैप्टर में। ये आपको याद होना चाहिए और ये भी आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। मैंने समझाया खूब सारे क्वेश्चंस, 8.1 तो पूरी इसी के बेस पे चली, वरना हो काम ही नहीं हुआ होगा इनके बिना तो। और ये बात आपको भी पता है, बट ये डायग्राम कहां से बना, ये समझ कहां से आई, ये आई है इन लाइनों से। एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों लिखा, क्योंकि आप ऊपर की तरफ काइट को देख रहे हो, बार बार बोल रहा हूं, ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे की ओर एंगल कोई बन रहा है एंगल ऑफ डिफरेंस। ठीक है, दो बातें तो है, ये ध्यान रखना। बाकी काम क्या किया, अब h/p क्यों लिया, ये भी दिक्कत वाली बात है। राइट एंगल ट्राइंगल तो काम आ रहा है, h/p क्यों लिया, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो फाइंड करना उसको ऊपर रखें, जो गिवन है उसको नीचे रखें। ये बात अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आएगी नहीं। मैं आपको वापस कह रहा हूं, आप P/H ले सकते हैं, आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं करेगा, सेम आंसर आएंगे, घर पे ट्राई कर लेना। लेकिन P/H लेंगे तो यहां पर साइन थीटा बनेगा, साइन थीटा साइन 60 आएगा तो √3/2 आएगा। बाकी काम लास्ट में x तो यही बचेगा, देख लेना 120/√3, सेम एज इट इज वैल्यू, नो चेंज आएगा, हल्का फुल्का भी चेंज नहीं है। बट दिमाग में एक बात ध्यान रखना, हर बार जब दिमाग एक जगह कंट्रोल करेगा, 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस में हमने ये कंट्रोल कर लिया कि सर हमें तो ये याद रखना है कि जो फाइंड करना हम उसको ऊपर रखेंगे, जो गिवन है उसको नीचे रखेंगे। अब वैल्यू किसी की बने, अब ये ट्रिक बाकी काम कर देगी। कोसेक थीटा बनेगा तो हम कोसेक थीटा ले लेंगे, टेन बनेगा टेन ले लेंगे, कोड बनेगा तो कोड ले लेंगे, सेक बनेगा तो सेक भी ले लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशंस हुआ। 1 मार्क्स 2 मार्क्स में इजी वे में क्वेश्चंस बनता है, आप आराम से इनको देखें। मैं लाता हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशंस, तब तक आप इसको बिना देखें करें, समझे डायग्राम बना कैसे। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इस क्वेश्चंस को करके आइए। तब तक थैंक यू।